हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मैं अपने YouTube चैनल में ढेर सारा स्वागत करता हूं और जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में हाई लिख देंगे ताकि मुझे यह पता चल जाए कि हमारी वॉइस जो है आप तक बहुत ही बेहतरीन ढंग से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और आज का जो क्लास होने वाला है दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एग्ज़ाम को JRF और UGC नेट को फोड़ने के लिए आप लोगों के बीच में ले करके आया हूँ बेड़ा पार सीरीज़। और उस सीरीज़ में प्रीवियस ईयर एजुकेशन सब्जेक्ट के अंदर में जितने भी क्वेश्चन किए गए हैं, पहले 18 से 24 तक के दिसंबर तक पूर्ण एनालिसिस के साथ जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बनता है, प्रत्येक ऑप्शन के आधार पे भी और क्वेश्चन के आधार पे भी, उन सभी क्वेश्चनों को डील करने का मैं काम करता हूं। आज का यह सेशन चौथा सेशन है, किसका? 2018 का। और 2018 में जो एजुकेशन सब्जेक्ट से पूछा गया था 100 क्वेश्चन, उसको डील कर रहा हूँ। एक टाइम आपको जनरल पेपर के लिए थ्योरी और दूसरे टाइम फिर आपको प्रत्येक रात 9 बजे से हम लेकर के आप लोग के बीच में आते हैं एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए। तो आप लोग नोटबुक पेन पेपर ले करके साथ में बैठ जाइए और इस क्लास को आनंद लीजिए। गारंटी है कि आप एग्ज़ाम को में तहलका मचा के आएंगे। तो चलिए लेकर चलते हैं। अभी बिना देरी किए हुए हम अपने सेशन की ओर। सबसे पहले मैं अपना बता देता हूं कि मैं अभ्युदय एज अ टीचर इंस्ट्रक्टर पद पर कार्यरत हूं बिहार गवर्नमेंट के अंदर में। और मैं इससे पहले कई बार जैसे सीटेट क्वालिफाइड हूं, नेट क्वालिफाई हूं। तो इस बिहेव पर आपको गाइडेंस जो मिलने वाला है जानदार, शानदार और गजब का मिलने वाला है। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल, चलिए लेकर चलते हैं आपको आज का धुआंधार सेशन। सबसे पहले देखिए, ये आपको एजुकेशन पेपर के लिए है और ये लेक्चर नंबर, ये शायद 3 ही है, जो लेक्चर नंबर 3 है। और फिर अगला सेशन आएगा तो लेक्चर नंबर 4 होगा। तो लेक्चर नंबर 3 में हम जो है पूर्णतः रिवीजन करने जा रहे हैं 18 से 24 तक के लिए। और ये प्रतिदिन शाम को 9 बजे हम लाइव आते हैं। किस चीज़ के लिए आते हैं? तो एकदम UGC नेट JRF को हलवा बनाने के लिए। हलवा का मतलब है कि भाई साहब आप देख करके जो है क्वेश्चन को डील करने के तरीका आप अचंभित रहने वाले हैं। हर क्वेश्चन के साथ पूर्ण विश्लेषण। एग्जाम में भाई आएगा कहाँ से क्वेश्चन? बताइए कहाँ से आएगा क्वेश्चन? चूँकि जितना मैं बताऊंगा वहीं से आएगा। देखिए, निर्देशन के संदर्भ में बताइए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समुच्चय सही है? निर्देशन एक जैसा होता है ना, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो यहाँ पे जो है निर्देशन और परामर्श की बात कर रहा है। तो निर्देशन में क्या होता है कि निर्देशन एक व्यक्तिगत सहायता है। पहला ऑप्शन एकदम राइट जवाब है कि निर्देशन क्या है? एक व्यक्तिगत सहायता है। निर्देशन में स्वयं संयमन की ओर ले जाता है। देखिए, वाकई में निर्देशन में आप क्या करते हैं? केवल दिशा निर्देश देते हैं, बाकी जो है बच्चा यहाँ खुद से करता है हर एक चीज़। तो निर्देशन का अर्थ है केवल आप गाइड कर रहे हैं, बाकी जो है वह बच्चे खुद से स्व निर्देशित होकर के आगे की ओर बढ़ता जाता है। निर्देशन व्यक्ति की अपेक्षा समस्याओं पर बल देता है। चलिए देखते हैं, 1 और 2 अभी तक तो सही है। और निर्देशन व्यक्तिगत भिन्नता को प्रारंभिक बिंदु मानता है। सही बात है, निर्देशन जो व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रारंभिक बिंदु मानता है। इसका पूर्ण विश्लेषण भी देखेंगे तो अभी तक मिल गया है 1, 2 और 4। निर्देशन सेवाएं कई समय व्यवधान सहित आयोजन की जाती है। गलत जवाब है। तो इसका जो सो निर्देशन सभी समस्याओं के लिए रामबाण है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। निर्देशन क्या सभी समस्या के लिए रामबाण है? भाई ये तो मोनोटोनस वाला बात हो जाएगा ना। तो इसलिए इसका जवाब 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो इसके साथ हमारा ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। लेकिन निर्देशन से संबंधित अब आइए कुछ थ्योरी हम आपके लिए लेके आए हैं, जो एक चार्ट में शॉर्ट नोट्स में आप बना लेंगे। इसका मुख्य बिंदु क्या है? तो व्यक्ति को स्वयं निर्णय लेने की योग्य बनाया जाता है। निर्णय स्वयं लेंगे, बस दिशा दिखाया जाएगा। आगे आत्मज्ञान, आत्मनिर्भरता और निर्णय क्षमता विकसित होता है निर्देशन से। उसके बाद यह खास करके कहाँ काम आता है? तो एजुकेशनल क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में और पर्सनल लाइफ में भी गाइडेंस का अहम योगदान है। ये डायरेक्टिव होता है, निर्देशात्मक और गैर निर्देशात्मक भी होता है। इससे जुड़े हुए प्रमुख जो है विचारक कौन थे? फ्रैंक पॉर्सन्स, कार्ल रोजर्स एंड E.G.
विलियमसन। और जैसे विशेषता क्या है, तो व्यक्ति केंद्रित है, गोपनीय और निरंतर प्रक्रिया है। आगे देखिए, इसका परिभाषा बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे दिया गया है, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। सब कुछ वही बात है कि बच्चा को यहाँ खुद से खुद को रेगुलेट करता है, बस यहाँ दिशा हम दिखाते हैं और बच्चा आगे की ओर बढ़ते जाता है निर्देशन में। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, किसी छात्र को, क्या मज़ा आ रहा है ना। अब इसको छोटा छोटा नोट्स के साथ आप एग्ज़ाम टाइम में कंपाइल करने के लिए, रिवीजन करने के लिए बना लीजिएगा। और ये एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी प्रोस्पेक्टस है, 100% ऐसा ही दोस्त क्वेश्चन आएगा। क्योंकि ये मैं अपने मन से क्वेश्चन नहीं डाला हूँ, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ामों में आ चुका है। और इस आए हुए प्रश्नों को अगर एनालिसिस करते हैं तो समझ आता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको पूर्ण थ्योरी के साथ भी विवरण कर देता हूँ। देखिए, किसी छात्र कोई निर्णय लेने के उद्देश्य से सहायता करने हेतु एक शिक्षक उसके द्वारा अनुभूत समस्याओं एवं दैनिक चुनौतियों के बारे में गहराई से परिचर्चा करता है। निम्नलिखित में निर्देशन का कौन सा प्रकारता इस परिस्थिति को उपयुक्त रूप से अभिसंगित करता है। देखिए, क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन क्या करे, आपने क्वेश्चन नहीं समझाया कि कोई छात्र है, उस छात्र को निर्णय लेने के उद्देश्य से छात्र को क्या करना है, निर्णय लेना है, जिसमें शिक्षक क्या कर रहा है, उसको सहायता कर रहा है और जैसे उसकी चुनौतियों को गहराई से परिचर्चा कर रहा है। शिक्षक जो है उसकी समस्याओं को, उसकी जो चुनौती आया है जीवन में, जिसके लेकर के उसे कोई निर्णय लेना है, उससे समस्या रिलेटेड, चुनौती रिलेटेड शिक्षक क्या कर रहा है, गहराइयों के साथ चर्चा कर रहा है। और फिर बच्चा क्या करेगा, अंतोगतवा तो बच्चा को ही करना है। तो उस उद्देश्य को पाने के लिए ये कौन सा व्यंग रच रहा है, उपबोधन प्रकारिता या वृत्तिक निर्देशन या शैक्षिक निर्देशन या सूचना अन्वेषण। तो यहाँ पे हो जाएगा उपबोधन प्रकारता। उपबोधन प्रकारता मतलब होता है कि परामर्श। ये परामर्श ही देने का तो लक्षण है कि बच्चा का कोई निर्णय लेने के लिए शिक्षक सहायता कर रहा है। निर्णय कौन लेगा, बच्चा लेगा। तो परामर्श में है कि निर्देशन का उल्टा यह है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति की, देखिए इसमें उसमें क्या था, ऊपरी जानकारी दी जाती है, सतही जानकारी निर्देशन में, जबकि परामर्श में क्या होता है, गहरी जानकारी दी जाती है। निर्देशन शॉर्ट टर्म है, जबकि परामर्श क्या है, उसका ब्रॉड लेवल है। तो व्यावसायिक निजी, तो इसका जो हो जाएगा उपबोधन प्रकारता, जिसको क्या कहा जाता है, परामर्श कहा जाता है। इन दोनों के बीच में अंतर यहाँ पे दिया गया है। निर्देशन क्या है, सामान्य और बाहरी सहायता है, जबकि परामर्श क्या है, गहरी और व्यक्तिगत एवं आंतरिक सहायता है। लक्ष्य क्या है, निर्णय लेने में मार्गदर्शन देता है, जबकि ये क्या करता है, मार्गदर्शन इतने लेवल तक देता है कि उसको गहराइयों तक जा कर के उसे घनिष्ठताओं के साथ विश्वासपूर्ण ढंग से उसे समझाता है, बुझाता है और फिर जैसे निर्णय लेने पे छोड़ देता है, क्योंकि ये केवल बाहरी सहायता है। ये औपचारिक है, फॉर्मल है, शैक्षिक, व्यावसायिक आदि चीज़ों में। और ये इस तरह से इसका मुख्य रूप से पॉइंट है जो आप याद रखे रहेंगे। अगला देखिए, किसी चुने हुए व्यवसाय में सफलता की संभावनाओं को आंकलन करना है। मान लीजिए कोई आपने क्या क्या व्यवसाय चुना और उसमें सफलता पाना है और उस सफलताओं के लिए आपको आंकलन करने के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार के आंकलन निर्देशन केंद्र पर उपयोग किया जा सकता है। किस प्रकार का आंकलन कर रहा है, निष्पादित परीक्षण कर रहा है या रुचि तालिका या विभेदक अभिलक्षण परीक्षण या व्यक्तित्व तालिका। देखिए, आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए कोई आंकलन किया जा रहा है, तो आपकी सफलता, आपकी व्यवसायों में सफलता कैसी हो, कितना मिलने की संभावना है, उसको चिन्हित करने के लिए आंकलन किया जाता है। और वो आंकलन कौन सा होता है, विभेदक। विभेदक का मतलब क्या होता है कि आपको उस क्षेत्र में कितना योग्यता है, कितना क्षमता है, इन चीज़ों के बारे में सबसे पहले जांचा जाता है, परखा जाता है। देन ये भविष्यवाणी की जाती है, एक ऑल ओवर एस्टीमेट तैयार किया जाता है, एक आइडिया तैयार किया जाता है कि आपको उस व्यवसाय में कितना सफलताएं मिलने वाली है। अगर क्षमता नहीं है, आपकी योग्यता नहीं है, तो आपको गारंटी ही है कि आप उस बिजनेस में, उस व्यवसाय में सफलता प्राप्त करना सुनिश्चित यहाँ नहीं हो सकता है। इसीलिए उसको यहाँ पे विभेदन क्षमता ज़्यादा उपयुक्त है, जबकि निष्पादित परीक्षण कम
रुचि मतलब रुचि केवल दिखेगा, व्यक्तिगत मतलब जैसे यहाँ पे व्यक्तिगत भावनाओं के बारे में बताया जाएगा। आगे देखिए अगला नंबर ये प्रश्न है 34 नंबर, ये प्रश्न संख्या 34 है दोस्त। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन को कंपाइल करना है, हम जैसे थोड़ा सरसरी गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कंटेंट आपके सामने मैं दिया हुआ हूँ। हर एक कंटेंट आपके लिए दमदार और शानदार होने वाला है। बस इसको क्या करिए, वरीयता के साथ आप पढ़ने के प्रयास कीजिए। प्रभावी अनुदेशात्मक उपबोधन सत्र हेतु देखिए क्या करा, प्रभावी बनाना है। क्या बनाना है? प्रभावी बनाना है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा अत्यंत आवश्यक है? प्रभावी अनुदेशात्मक मतलब जैसे प्रभावी परामर्श देने के लिए आपको कौन सा बेहतर है? उपबोधन या सेवार्थी से सौहार्द स्थापित या परीक्षणों के प्रयोगों में प्रवीणता या वार्तालापीय प्रवाहमय। वार्तालाप करके तो भाई किसी को प्रभावी अनुदेशन नहीं दे सकते हैं, अनुदेशन होना चाहिए यहाँ पे। प्रभावी अनुदेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आइए कॉन्सेप्ट को पहले समझिए सरल शब्दों में। देखिए यह पूरी प्रक्रिया परामर्शार्थी मतलब जैसे परामर्श जो प्राप्त कर रहा है उस पर आधारित यह प्रभावी अनुदेशात्मक है। अर्थात उसके बच्चा सेंटर में होगा, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसको किस प्रकार का क्या चाहिए, परामर्श चाहिए। इसमें कोई सीधा झुकाव या आदेश नहीं दिया जाता है। परामर्श जो प्राप्त करता है वो खुद की समस्याओं को समझने और हल ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इसका जो है सो सीधा सीधा भाई प्रभावी अनुदेशात्मक की बात करें तो ये जिसमें बच्चा खुद जो है सो सेंटर में रहता है वो उसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका चलिए लेकर के चलते हैं अगले नंबर प्रश्नों की ओर जवाब। 35 नंबर क्या करा है? निर्देशन सेवाएं और उसकी भूमिका प्रकार्य। देखिए वृत्तिक सूचना सेवा का मिलान करना है कि जो है सो बताइए कि विभिन्न प्रकार के निर्देशन सेवाएं उल्लेखित है। निर्देशन सेवा यहाँ उल्लेखित है और इन सेवाओं की भूमिका क्या है या प्रकार्य क्या है, इसका सही मिलान यहाँ से करना है। देखिए वृत्तिका सूचना सेवा और स्नान सेवा या अनुवर्ती सेवा या व्यक्तिगत तालिका सेवा। अब इसको मिलान करिए तो वृत्तिका सूचना सेवा या स्नान सेवा समझिए व्यक्ति की विशेषता, शक्ति एवं कमजोरियों के बारे में सूचना देना, कार्य जगत के बारे में सूचना देना या व्यावसायिक तत्परता के आधार पर उपयुक्त संलिप्तता। हाँ ये स्नान वाला से कहीं ना कहीं रिलेटेड कर रहा है बी का 3। तो देखिए अभी तक यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है बी का 3। देखिए किसी खास वृत्त में प्रवेशोपरांत क्या हो रहा है इसके बारे में जायजा लेना, क्या हो रहा है इसके बारे में जायजा लेना, यथार्थ स्तर पर स्वयं को समझने हेतु अवसर देना। थोड़ा इसको देखना होगा क्या कुछ है। देखिए यहाँ पे कुछ हम जानकारियाँ आप लोग के लेके आए हैं। वृत्तिक सूचना सेवा काम से जुड़ी जानकारी है। वृत्तिक सूचना सेवा क्या है? काम से जुड़ी हुई जानकारी है जो कार्य जगत की जानकारी देता है। देखिए वृत्तिक सूचना सेवा किसको जानकारी देता है? कार्य जगत से। स्नान सेवा क्या है? तो व्यक्ति की योग्यता एवं रुचि के अनुसार उसके व्यवसाय तय करता है। अनुवर्ती फॉलो अप वाला जिसे पेशे में व्यक्ति गया है वहाँ कैसे प्रगति हो रहा है इसका पता लगाएगा। तो अनुवर्ती सेवा के बारे में जो है सो थोड़ा देखिए और मिलान कीजिए आप भी। अनुवर्ती सेवा अनुवर्ती सेवा का संबंध यहाँ से 3 से है। देखिए सूचना व्यक्तित्व तत्परता के आधार पर, हाँ सी का 3 देखिए। अब नहीं सी का 3 तो नहीं है भाई, ठीक है इसको आप एक बार देखिएगा, मैं बता दूंगा। अभी चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन सा लग रहा है। एक कॉलेज के पुस्तकालय अध्यक्ष छात्रों के बीच, देखिए एक कॉलेज है जिसके पुस्तकालय अध्यक्ष क्या कर रहा है, छात्रों के बीच अलग अलग पुस्तकों की मांग को ध्यान में रखते हुए
पुस्तकों को खरीदने की योजना बनाता है। ठीक है, पुस्तक खरीदना है बच्चों के लिए। अब केंद्रीय प्रवृत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा माप प्रयोजन के लिए उपयुक्त है? इस कार्य करने के लिए कौन सा? तो भाई ज़्यादा विद्यार्थी जिस किताब को ज़्यादा डिमांड आएगा उसको ज़्यादा लिया जाएगा, तो मध्यमान वाला नहीं, माध्यांश वाला नहीं। बहुलक मान यह बताता है कि जिसका ज़्यादा डिमांड होगा उस किताबों को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा वह खरीदने के लिए। तो यह वह आंकड़ा होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। परिभिक्षित भी कहा जाता है इसे, क्योंकि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है यह बहुलक। यह आंकड़ा समूह में सबसे अधिक प्रचलित या लोकप्रिय होता है। तो इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रयोगशाला प्रयोग और क्षेत्र प्रयोग में मुख्य अंतर निम्नलिखित में होता है। आज थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अगला जो सेशन होने वाला है उसमें टाइम उतना नहीं लगेगा। देखिए, प्रयोगशाला प्रयोग और क्षेत्र प्रयोग में मुख्य अंतर क्या है? तो भाई प्रयोगशाला प्रयोग जो प्रयोगशाला में किया जाता है, इसके लिए जो है सो क्या है कि विशेष प्रावधान होता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं उस तरह का होता है, किसी भी तरह का तुलनात्मक या फिर जो है सो कहिए कि कोई डाटा उस तरह का होता ही नहीं है। जिस तरह क्षेत्र प्रयोग में डाटा का कोई प्रकार से उपयोग नहीं होता है। दोनों में अंतर देख लीजिए कि यह प्रयोगात्मक क्या है, कृत्रिम है, जबकि क्षेत्र क्या है, वास्तविक रियल लाइफ है। ये अधिक नियंत्रण होता है क्योंकि डाटा बेस्ड खेल होता है। ये कम नियंत्रण है क्योंकि डाटा होता ही नहीं है। यह प्रयोगात्मक विधि है, यह अप्रयोगात्मक विधि है। ये निष्कर्ष अधिक सटीक है क्योंकि इसने डाटा पे काम किया है, यह निष्कर्ष अधिक सटीक नहीं है। इसलिए आप देखिए, चरों के मान में परिशुद्धता नहीं, परिशुद्धता कैसे आएगा भाई? बाह्य चरों के नियंत्रण में मात्रा, हाँ ये बहुत ज़्यादा अंतर बताता है। दोनों में अंतर क्या है? तो चरों का ही तो खेल है भाई। चर इसमें होता है, इसमें चर नहीं होता है। ये चर होने के कारण ये जो है उस पर प्रयोग किया जाता है और अधिक सटीकता विषय वस्तु निष्कर्ष निकाला जाता है। आइए अगला नंबर प्रश्न देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन की प्रगति को अभिनिश्चित करने के लिए एक अध्ययन करना चाहता है। ठीक है, मान के चलिए कि 2009 का RTE 2009 आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसको क्रियान्वयन प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए वह अध्ययन करना चाहता है कितना वह प्रोग्रेसिव हुआ है, नहीं हुआ है। इसके लिए अनुसंधान उपकरण इस प्रयोजनार्थ सबसे अधिक उपयोगी है। इस समय इस कार्य के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है? निर्धारण मापनी, प्रश्नावली, प्रक्षेपण या सम। देखिए, प्रश्नावली निर्माण करके सीधा सीधा बात क्या करेगा, डाटा एकत्रित कर लेगा कि हाँ भाई उसका क्या प्रभावी है समाज में, क्या जैसे उसका जैसे इम्पैक्ट दिखता है RTE 2009 को, क्या निष्कर्ष निकल रहा है, क्या हमारे समाज के लिए कितना उपयोगी है, अगर उसमें क्या कुछ लागू करने की आवश्यकता है। इन सभी चीज़ों को जानकारी प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त हो जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो शिक्षकों, अधिकारियों और छात्रों से प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया लेकर के RTE अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रगति को मापने में मदद करता है। शिक्षक की भी, अधिकारियों को भी और बच्चों की भी किस लेवल तक मतलब उसकी फ़ायदा है, क्या पहुंच बन रहा है, इस चीज़ों के प्रश्नावली के माध्यम से हम जानकारियाँ इकट्ठा कर लेते हैं और इस आधार पे हम सटीकता लगा पाते हैं कि वह क्रियान्वयन प्रगति उसका किस लेवल का हुआ है। अगला देखिए 39 नंबर, बहुत ही जो है सो आसान प्रश्न। एक शोधकर्ता ने स्वतंत्र प्रतिदर्श पर आधारित, देखिए स्वतंत्र प्रतिदर्श पर आधारित दो मध्यमानों को तुलना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टी परीक्षण, और पाया कि 0.5 स्तर पर टी का मान सार्थक है। इसका अर्थ क्या है? अगर 0.5 पर टी का मान सार्थक है, इसका अर्थ क्या है बताइए? इस बात का संभावना है कि मध्यमानों के बीच 100 में से 5 अंतर प्रतिदर्श त्रुटियों के कारण आए हैं, या मध्यमानों के 100 में से 95 अंतर प्रतिदर्श त्रुटियों के कारण आए हैं। तो इसका राइट जवाब देखिए यहाँ तो इस तरह से नहीं कुछ है, लेकिन इसका राइट जवाब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका राइट जवाब। अगला नंबर देखिए कि प्रश्न का दो समूह है, एक टी परीक्षण है और एक एफ परीक्षण है। दोनों में क्या जो प्रकार्यात्मक संबंध है? तो याद रखिएगा टी परीक्षण और एफ परीक्षण के बीच में टी परीक्षण का वर्ग सदैव जो है सो एफ परीक्षण के बराबर होता है। अब देखिए स्वतंत्र टी परीक्षण, अब यहाँ पे स्वतंत्र टी परीक्षण क्या मान हिटरी यू परीक्षण के नाम से जाना जाता है। आश्रित टी परीक्षण
किसके नाम से? विलेस्कॉन्टी परीक्षण से। याद रखिएगा, एक चढ़ता क्रुस्कल वालिस एच परीक्षण से। तो थोड़ा सा रटने वाला चीज़ है, आप उसे रट लीजिएगा। 42 नंबर में कि मान लीजिए कि कोई प्राप्तांक में सामान्य वितरण में -1 जेड स्कोर आपको प्राप्त होता है। प्राप्त करने वाले छात्रों का शतमक अनुपस्थिति है। देखिए -1 का मतलब क्या होता है? -1 का मतलब है कि जो है सो औसत के एक मानक विचलन से कम स्कोर कर रहा है। मतलब -1 का मतलब जितना औसत होना चाहिए उसके स्टैंडर्ड वैल्यू से कितना कम है? मात्र 1 कम है। और स्टैंडर्ड वैल्यू से मात्र 1 कम जेड वैल्यू का मान कितना होता है? 16% होता है। तो -1 अंक किसको निर्धारित करेगा? 16% को करेगा, क्योंकि औसत मान से 1 स्टैंडर्ड कम है। और 1 स्टैंडर्ड कितना को निर्धारित करता है? 16 को। अगर 2 स्टैंडर्ड कम होता है तो 34 को, है ना। तो यहाँ पे 1 स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे -1 जो किसको निर्धारित कर रहा है? 16 को निर्धारित करता है। अगला आइए 43 नंबर। एक प्रतिदर्श वितरण में n जो है सो 300 है और m टोटल नंबर कितना है? 300, मीन कितना है? 60, स्टैंडर्ड डेविएशन 12 एंड 48 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगा? देखिए 300 विद्यार्थी में कह रहा 48 से ज़्यादा कितना ऐसा बच्चा है जिसने अंक प्राप्त किया है, जबकि माध्य मान कितना है? 60 है। तो 48 से अधिक प्राप्त करने वाला कैसे निकलेगा? आइए हम इसको आपको अपनी थ्योरी और प्रश्नों को हल करके बताता हूँ। जहाँ n क्या है? संख्या है। और टोटल कितने हैं? 300 विद्यार्थी है। और मध्य मान की बात करें तो कितना है? 60 है। औसत उसका 60 है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 12 है। जबकि हमको पता करना है 48 से अधिक। जेड स्कोर कैसे निकालते हैं? तो जेड स्कोर निकालने के लिए हम उसको जो न्यूनतम वैल्यू है x माइनस मीडियम का वैल्यू औसत मान बट्टा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो जब 48 में से आप 60 घटाएंगे तो आएगा 12। जब उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से भाग देंगे तो -1। जेड का -1 होना कितने को परसेंटेज को बताता है? अभी जस्ट आपको बताया हूँ 16% को बताता है। कितना को बताता है? 16%। इसका अर्थ यह है कि 16% ऐसे बच्चे हैं जिसने 48 अंक प्राप्त किया है या इससे अंक कम। लेकिन कह रहा है 16% से बचे हुए जितने भी रहा, कितना प्रतिशत? 84%, जिसने 48 से तो अधिक अंक प्राप्त किया होगा, है ना। फिर समझो भाई, 16% ऐसे बच्चे हैं जिसने 48 से कम प्राप्त किया। तो 16% ऐसे बच्चे हैं जो 48 से कम प्राप्त किया, तो 48 से अधिक कितने प्राप्त किया है परसेंटेज में? 84%। 16 अगर कम तो 84 अधिक पाया होगा। तो 84% जो है वह 300 का निकाल दीजिए। 300 का 84% आप जब निकालिएगा तो ये आ जाएगा 252। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। यदि दो चर है, एक x है और एक y है, और दोनों के बीच में कैसा कोरिलेशन है? ऋणात्मक कोरिलेशन है। तो इस परिस्थिति में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, जब ऋणात्मक को रिलेशन होता है, सहसंबंध होता है, तो x का मान अगर बढ़ेगा तो y का मान घटेगा, और y का मान अगर बढ़ेगा तो x का मान घटेगा। मतलब दोनों को क्रिया साथ साथ चलते रहता है। तो इसलिए इसका राइट जवाब कौन सा हो जाएगा? साथ साथ भिन्न होना इसका राइट जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। जबकि और आइए मेरे थ्योरी के लिए, आप जैसा कि मेरा थ्योरी अगर पढ़ लेते हैं तो इससे रिलेटेड आने वाला आए दिन जो एग्ज़ाम में आएगा हर क्वेश्चन को बना लेंगे, क्योंकि आपको मैं पूरा थ्योरी को एनालिसिस करके देता हूँ। अब देखिए, सहसंबंध कब उपयोगी होता है? जब दो या दो से अधिक चरों के बीच समझने की प्रक्रियाओं में उपयोगी होता है। जब दो या दो से अधिक चरों की बात करते हैं तो कौन सा लगाते हैं? कोरिलेशन एनालिसिस लगाते हैं। और पियर्सन कोरिलेशन क्या है? तो यह सहसंबंध मापने का सबसे सामान्य तरीका अगर पूछा जाए, कोरिलेशन मापने का सबसे सामान्य तरीका कौन सा है? पियर्सन कोरिलेशन। निगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? तो एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ता है, जबकि धनात्मक सहसंबंध दोनों साथ साथ या तो घटेगा XY या तो साथ साथ XY बढ़ेगा। दोनों क्रिया
एक समान डायरेक्शन में होता है, जबकि ऋणात्मक में डायरेक्शन विपरीत होता है, प्रभाव दोनों का होता है। अगला 45 नंबर देखिए, सेट ए और सेट बी, सेट ए का नाम दिया गया है और सेट बी में उससे मिलता जुलता लक्षण है। अब इनको आपको क्या करना है, जवाब देना है। जरा जवाब दीजिए तो आप लोग। हाँ, नामिक मापनी, नामिक मतलब नोमेन वाला कौन सा है, तो देखिए नामिक जो मापनी होता है वो वर्तनी परीक्षण में निष्पादन के अंक है। नामिक का मतलब होता है केवल नाम या पहचान, नाम या पहचान। तो वर्तनी परीक्षण में निष्पादन के अंक एक का दूसरे मैच करता है। और क्रमिक का मतलब होता है क्रम, अर्थात कितना फर्क है। देखिए क्रम है पर कितना फर्क है यह पता नहीं होता है, तो इसके लेकर के देखिए क्रमिक मापनी में आ जाएगा संगीत कार्य में उत्तम जैसे पाठ्येतर गतिविधियों में सहभागिता के अनुसार छात्रों की सूचीबद्ध करना। क्रम मतलब देखिए सूचीबद्ध कर रहा है ना, क्रम में दर्शा रहा है ना, तो इसके लिए बी का 3 से हो जाएगा। अंतराल मापनी में क्या होता है, क्रम और फर्क पता चलता है लेकिन सुनने को नहीं रखते हैं। देखिए अंतराल देखिए वर्तनी परीक्षण में निष्पादन का अंक, संगीत कार्यक्रम में उत्तम प्रदर्शन, प्रति मिनट शब्दों को लिखने के, हाँ प्रति मिनट, देखिए अंतराल मापनी ये बिल्कुल समान है ये, और बचा हुआ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो डी का संगीत मापनी अनुपात मापनी है और अंतराल मापनी प्रति मिनट, तो ठीक ही तो है भाई। डी का 4 कैसे हो सकता है, देखिए तो जवाब इसका ए। आप लोग मिलान करिएगा, देखिए मेरा एकदम बिल्कुल सही है। ये यहाँ इससे मैच किया, इससे मैच किया, फिर इससे मैच किया और इससे मैच कर गया, तो डी का 1 हो जाएगा और ए का कितना हो जाएगा, 2 होगा। बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सी का 4 होगा, डी का 1 होगा। अगला देखिए, जब चर x है और y है, दोनों के बीच में कैसा संबंध है, ऋणात्मक सहसंबंध, और कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना है दोनों के बीच का, -0.48 है। दोनों चरों में समान चरता का अनुपात क्या होगा, पूछ क्या रहा है आपसे, दोनों चरों के बीच में समान चरता का अनुपात क्या होगा। देखिए जब x और y के बीच में ऋणात्मक सहसंबंध हो तो उसके लिए यह बताता है कि चर का कितना प्रतिशत भिन्नता दूसरे चर द्वारा समझाई जा सकती है, इसके लेकर के r² से संबंधित होता है। तो r² क्या हो जाएगा वैल्यू, तो 0.23 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको याद रखना पड़ेगा दोस्त, क्या भाई थोड़ा तो मेहनत लगेगा ना, आपको पढ़ाई कर रहे हैं तो। अब पढ़ाई से तो भागेंगे तो मज़ा तो ना आएगा नहीं, है ना। एकदम पूरे जैसे लगना चाहिए कि आप, चूँकि समाज में 2 ही लोगों का उच्च पायदान लेवल तक जो है सो प्रतिष्ठा होता है, इज्जत होता है, सम्मान होता है, वैसे हर कोई सभी कार्य करते हैं। मतलब जो समाज के लिए ज़रूरी का चीज़ है कर रहे हैं वो सब बहुत प्रशंसनीय है। लेकिन जो है सो IAS का और प्रोफेसर का तो समझ रहे हैं समाज का क्या पाया में उसका इज्जत और जो है सो पूरे माहौल होता है। तो आप उसी लेवल का अगर सोच रहे हैं तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा भाई, है ना। बिना मेहनत किए हुए काम नहीं बनने वाला है। तो चलिए उसी मेहनत कड़ी में, मेहनत से क्यों भागना भाई। देखिए इतना कंटेंट बेहतर ज़बरदस्त शानदार मिल रहा है तो फिर भागना ही क्यों। पूरे YouTube पे आप खंगाल के देख लीजिए, पूर्ण एनालिसिस के साथ कोई नहीं देगा, केवल मैं ही हूँ जो आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। और फिर जो है सो आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई एक क्वेश्चन यहाँ से छोड़ करके करवा रहा हूँ और छोड़ के करवाऊँगा। हर प्रश्न आपको डील कर रहा हूँ और करते रहूँगा। इसीलिए अगर आप सफलता को सुनिश्चित प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ना होगा। और देखिए इस प्रश्नों का थोड़ा सहसंबंध और निर्धारक गुणनांक, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो कैसे संबंधित है, r² से संबंधित है। और जब r² का वैल्यू निकालेंगे तो सिंपल सी बात है कि 0.23 वैल्यू आ जाएगा। और इसके साथ आपका ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला चलिए प्रश्न संख्या अगला, परीक्षणोपरांत एक ऋणात्मक, देखिए परीक्षणोपरांत जैसे जब आप परीक्षण कर रहे थे तो एक ऋणात्मक विषमिताकार वाले चक्र
वक्र के आधार पर परीक्षण के कठिनाइयाँ के बारे में सही अनुमान होगा। परीक्षण सरल था। देखिए परीक्षा के उपरांत क्या हुआ कि एक ऋणात्मक विस्मिताकार मतलब पूंछ वाले वक्र, विस्मिताकार, ऋणात्मक विस्मिताकार मतलब ऋणात्मक मतलब आप जो है सो क्या करते हैं कि एक लर्निंग कर एक जो कर्व बनाते हैं तो उसका जो ऋणात्मक दिशा में क्या होता है उसका पूंछ का बढ़ावा हुआ। तो उस परीक्षा उस आधार पर जैसे कठिनाई के बारे में आप क्या अनुमान लगाएंगे कि भाई जो है सो देखिए ऋणात्मक तरीका से मतलब कम ही बच्चे ऐसे हैं जो कम स्कोर कर रहा है, फेल कर रहा है, मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहा है आगे बढ़ चुके, पूंछ जो है उसका क्या है ऋणात्मक दिशा में बढ़ा हुआ है। तो ऋणात्मक दिशा में बढ़ा हुआ है इसका मतलब मैक्सिमम आगे की ओर जा रहा है, किधर तो धनात्मक दिशा में, अर्थात परीक्षा क्या था सरल था, कठिन तो नहीं था। परीक्षा ना तो सरल था ना तो कठिन था, ये गलत बात है। ये आराम से जैसे कठिनाई के बारे में जानकारियाँ हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अच्छा प्रदर्शन क्या है बच्चा, क्योंकि कठिनाई का स्तर क्या था वो नगण्य था, कठिनाई लेवल उच्च नहीं था, अर्थात आसान था प्रश्न। देखिए पूछा गया ग्राफ का जो है सो बार की ओर जो है सो अधिकतर छात्र जो सो अंक प्राप्त किया है, इसका अर्थ है परीक्षण सरल था और इसे क्या कहता है निगेटिव स्क्वायर्ड कर्व कहा जाता है, जो परीक्षा आसान थी। अगला देखिए 48 नंबर प्रश्न। अब यहाँ पे आ गया फिर प्रतिदर्शन की जिस विधि में जनसंख्या के सभी वर्गों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है उसे तकनीकी रूप से क्या कहते हैं। प्रतिदर्श के जिस विधि में देख रहे हैं, प्रतिदर्श के जिस विधि में जनसंख्या के सभी वर्गों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। आप क्या किए कि जैसे एक स्कूल है और स्कूल में सब क्लास में 60 को बच्चा बांट दिए, सब क्लास में मान लीजिए 6, 7, 8 का है, और उस सब में से क्या किए कुछ करके 5 को सभी में से चुन लिए। तो इस प्रकार का चुन करके आप क्या कर रहे हैं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप अपना प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार का चुनना क्या कहलाता है, यह तकनीकी क्या कहलाता है, कोटा प्रतिदर्श नहीं, सुव्यवस्थित प्रतिदर्श, स्नोबॉल और स्तरित प्रतिदर्शन। तो बिल्कुल स्तरित प्रतिदर्शन इसका राइट जवाब होगा। क्यों स्तरित, तो क्योंकि आपने पहले क्या किया स्तर में बांट दिया, क्लास 6, 7, 8 में 60 का, फिर जैसे आपने 5 का निकाल लिया। तो इसका मतलब यह थोड़ा मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसमें जो है सो स्तरित, जहाँ की कोटा प्रतिदर्श क्या कर रहा है, यह एक अप्रिय सैम्पलिंग है, अप्रायिक रूप से मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। यह शोधकर्ता पहले तय करता है कि कितने लोगों को किस वर्ग से चुनना है। इसमें क्या होता है कि जो सो प्रोबेबिलिटी होता है नहीं, क्योंकि क्या टारगेट पहले बना लेता है कि हाँ इस वर्ग से इतना चुनना है। सुव्यवस्थित प्रतिदर्श, जनसंख्या की सूची में से एक प्रारंभिक बिंदु से मतलब शुरू में ले लिया अंतराल गढ़ करके, तो ये भी जो है सही नहीं है। शुरू में प्रत्येक फिक्स्ड समय पर जैसे 1 को लिया, फिर 10वां को लिया, फिर 20वां को लिया, इस प्रकार से लेता है, सुव्यवस्थित प्रतिदर्श होता है वो। अगला देखिए स्नोबॉल प्रतिदर्श। यह एक गैर आवश्यक सैम्पलिंग विधि है जो खास तौर पर छिपे हुए समूहों जैसे कि नशा करने वाले अपराधी समूह आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि एक नशेरी को आप पकड़ लो तो बाकी उसके साथ सब नशेरी पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो मुंह खोल देगा है। एक अपराधी उसकी मार के चोट से सारा का सारा जैसे अपराधी का क्या कर देता है पोल खोल देता है। तो इस प्रकार का जैसे अगर यदि सैम्पलिंग लिया जाता है, इस प्रकार की कोई गतिविधि हो रही है, तो यह कौन सा है, तो स्नोबॉल प्रतिदर्श है, जिसमें छिपी हुई समूहों को कहीं न कहीं दिखाने का काम करता है, जो कि सुव्यवस्थित प्रत्येक निश्चित क्रम पर आता है। ये कोटा वाला में वर्ग में पहले ही से जो निर्धारित कर लेता है किसे क्या चुनना है। यहाँ पे स्तरित प्रतिदर्शन इसका मुख्य आंसर है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे आपके लिए मैं व्याख्यान दे चुका हूँ, आपको नोट्स बनाने के लिए भी दे दिया हूँ, आप उसे नोट्स बना लेंगे। बहुल सहसंबंध के अधिकतम मान का आंकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त पूरी की जानी चाहिए। देखिए बहुल सहसंबंध के अधिकतम मान का आकलन करने के लिए, ठीक है, अधिकतम मान का क्या करना है आपको आंकलन करने के लिए कौन सा शर्त पूरी होना जरूरी है। बहुल, ध्यान रखिएगा, बहुल सहसंबंध इसको जांचना है। स्वतंत्र चर का आश्रित चरों के साथ अधिक सहसंबंध होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि स्वतंत्र चर का आश्रित चरों के साथ
अधिक सहसंबंध होगा तभी बहुल सहसंबंध के लिए अधिकतम मान आएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक में चला जाएगा। स्वतंत्र चरों का एक दूसरे के साथ कम सहसंबंध होना चाहिए। देखिए आश्रित चरों का अधिक सहसंबंध होना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन स्वतंत्र चरों एक दूसरे के साथ सहसंबंध रहेगा, कम सहसंबंध रहेगा, फिर भी जो है सो अधिक मान आंकलन कर लेगा। एक कर दो पूरी की जानी चाहिए, तो शर्त पूरी की जानी चाहिए, तो दोनों को शर्त पूरी की जानी चाहिए। इसका राइट जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए हम लोग 50वें नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, बहुत खुशी की बात है। हम 50वां नंबर कहने जा रहे हैं। अब 50वां नंबर बहुत अच्छा से करेंगे। अब देखिए समकक्ष प्रतिदर्शों का प्रयोग। समकक्ष आपके जो है समकक्ष कोई प्रतिदर्शी है और उसका प्रयोग शोधकर्ता ने 100 परीक्षणों में से 95 के अंतर्गत सार्थक सहसंबंध प्राप्त किया। अब 100 परीक्षणों पर 100 सैंपल के तौर पे लिया, उसमें 95 लोगों के साथ क्या किया, सार्थक सहसंबंध प्राप्त किया। उसने शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने का निर्णय लिया। भाई शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने का निर्णय लिया, 95 को अस्वीकार कर लिया, तो स्वीकार कितना को किया भाई, 5 को। तो अब जैसे अल्फा स्तर क्या होगा, तो 5 को अगर स्वीकार किया है तो इसका मतलब 5 का परसेंटेज वैल्यू अगर ज्ञात किया जाए तो 5 को क्या कर रहा है, शून्य परिकल्पना को 95 को अस्वीकार किया, तो 5 को क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। तो 5 को स्वीकार कर रहा है, तो यहाँ पे जैसे 0.5 हो जाएगा उसका वैल्यू, क्योंकि इसे अल्फा वैल्यू निकाल लिए, तो अब 0.5 आएगा। इसको समझिए, यहाँ पे देखिए शून्य परिकल्पना की कई गो त्रुटियाँ, 2 गो त्रुटियाँ, एक कौन है अल्फा और एक कौन है बीटा, जिसे टाइप 1 कहा जाता है और टाइप बी कहा जाता है। टाइप 1 में याद रखिएगा कि शून्य परिकल्पना को क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, और गलती से स्वीकार भी हो सकता है। और टाइप 2 जो है यह परिकल्पना को अस्वीकार करता है, शून्य परिकल्पना को, और स्वीकार हो जाता है, तो यह जैसो त्रुटि जैसे बी है, और 0.5 से 0.1 तक के लिए वैरी करता है, जबकि यहाँ पे 0.5 आएगा, तो इसलिए इसका राइट जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर देखिए, थोड़ा ये रिसर्च वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को कठिनाइयाँ का सामना करवा सकता है, लेकिन पूरे का पूरा केवल जो है सो 10 क्वेश्चन को छोड़िए, तो बाकी जो है सो 90 क्वेश्चन इतना आसान है कि मत पूछिए, लेकिन वो भी 10 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रयास आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। जब किसी पत्रिका में आप ऐसे शोध विनिबंध पढ़ते हैं जिसकी समीक्षा न की गई हो, तो रिपोर्ट के किस पक्ष के संबंध में आपको सबसे अधिक चिंता करनी चाहिए। देखिए ऐसा शोध निबंध पढ़ते हैं जिसका समीक्षा नहीं किया गया है, तो चिंता का विषय तो वाकई में बनेगा। अब वो चिंता का विषय किस दिशा में होगा, लेखन में लेखक की ईमानदारी और कौशल पे, शोध के रिपोर्ट क्या ईमानदारी रखता है उसको हटाइए ना, शोध की रिपोर्ट करने में प्रतिदर्शित प्रतिनिष्ठता पे, इसलिए सही बात, रिपोर्ट के आकार, शोध प्रश्न का व्यवहारिक महत्व। देखिए शोध का रिपोर्ट उसने कैसे जारी किया, भाई सवाल तो रिपोर्ट पे उठता है, प्रदर्शित परिनिष्ठता पर जैसे जवाब, तो इसका लिए राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप इसको पढ़ें, समीक्षा नहीं की, और जैसे वैज्ञानिक गुणवत्ता, तथ्य, सटीकता, हाँ यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक गुणवत्ता को उसने ध्यान नहीं दिया, तथ्यों की सटीकता पर ध्यान नहीं दिया, और शोध प्रक्रिया की परिनिष्ठता पर भी जो है सो सवाल कहीं ना कहीं ऐसे में खड़ा होता है। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चिंता का विषय बनता है, इसलिए हम इसका राइट जवाब कौन सा देंगे, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब देंगे। अगला देखिए 53, निम्नलिखित में से किस निर्णय से प्रतिदर्शन त्रुटि में कम आएगी, प्रतिदर्शन त्रुटि में कौन कम लाएगा बताइए। प्रतिनिधि प्रतिदर्श प्राप्त करना, प्रतिनिधि आकार में कमी आना, व्यक्तियों के स्वजातीय समूह, या फिर प्रतिदर्श आकार में न्यूनता की संभावना। अब यहाँ पे थोड़ा सा मामला फंस रहा है। देखिए प्रतिदर्श त्रुटि को कब कड़ा समस्या कम देखने को मिलेगा, त्रुटि प्रतिदर्श प्राप्त करना, आकार में कमी आना, हाँ
कमी आएगी। व्यक्तियों के स्वजातीय समूह प्रजा का न्यूनता की संभावना। तो ऑप्शन नंबर 4 पे जा रहा है। देखिए क्या करा है, क्या चैपलिन ने कहा कि प्रतिनिधि प्रतिदर्श वह प्रतिदर्श है जो अपनी संपूर्ण जनसंख्या की विशेषताओं का वास्तविक अभिव्यक्ति होता है। जो प्रतिदर्श अपनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व जिस सीमा तक करता है, प्रतिदर्श त्रुटि उतना ही कम होता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 की ओर मेरा ज़्यादातर जैसे उम्मीद लग रहा है। थोड़ा सा मैं देख ले रहा हूँ इसका आंसर, तो नहीं, इसका राइट जवाब जो है 53 का ए दिया जा रहा है, प्रतिनिधि प्रतिदर्श प्राप्त करना। चलिए ठीक है, कोई नहीं। अगला नंबर देख, कक्षा 12 में से 10 छात्रों को यादृच्छिक रूप से लिया गया। 12वीं के बच्चा में से 10 गो बच्चा को क्या किया, रैंडमली सेलेक्ट किया, 3 सप्ताह तक प्रयोग किया और उसे प्रशिक्षण दिया गया उनकी स्वास्थ्यता जीवन शैली की तुलना उनकी स्वास्थ्यता के ऊपर। और इसी प्रकार चुने हुए दूसरा समूह भी था। 10 विद्यार्थी दूसरे के लिए 2 समूह चुना, एक को प्रशिक्षण दिया गया स्वास्थ्य जीवन शैली पर और दूसरा को प्रशिक्षण नहीं दिया। शून्य परिकल्पना की स्वीकार्यता परीक्षण करने के लिए किस प्रकार की सांख्यिकी परीक्षण उपयुक्त होगा। आपको 2 क्या है, स्वतंत्र चर है। एक है जिसको प्रशिक्षण दिया गया, एक जिसे प्रशिक्षण नहीं दिया गया। तो इसे स्वतंत्र टी परीक्षण कहते हैं, संबंधित टी परीक्षण या विलकोलेंस या साइमंड्रियस। तो स्वतंत्र टी परीक्षण है क्योंकि यहाँ 2 स्वतंत्र समूहों के मध्य तुलना किया जाता है और जब 2 स्वतंत्र चरों या 2 स्वतंत्र समूहों के बीच में हम तुलना करते हैं तो वहाँ पे हम टी परीक्षण का उपयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसका राइट जवाब कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन। जबकि संबंधित टी परीक्षण का उपयोग कहाँ होता है, तो एक ही समूह पर 2 बार माप लिया जाता है। जैसे कि कोई आपके बच्चे आपको क्या, कोई बच्चे के लिए पहले शुरू में लेते हैं प्री टेस्ट, बाद में लेते हैं पोस्ट टेस्ट, मतलब एक ही समूह पर अगर ये 2 बार परीक्षण किया जाता है तो संबंधित टी परीक्षण होगा। विलकॉक्सन टी परीक्षण क्या है, तो यह नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जब डेटा सामान्य वितरण न हो, स्केल और मतलब जैसे सामान्य रूप से वितरण न हो, रैंडम इधर उधर जैसे होता हो। और यह भी साइमन परीक्षण भी क्या है, नॉन पैरामेट्रिक है जो छोटे ऑर्डिनल डेटा के लिए उपयोग होता है। तो इसका राइट जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, ऑप्शन नंबर ए है ना, ए। मध्यमान कितना है यहाँ पे दोस्त, 100, स्टैंडर्ड डेविएशन 55, समूहों की संख्या 100 और विश्वास कॉन्फिडेंस का वैल्यू कितना 0.01 स्तर। वास्तविक मध्यमान में पाए जाने वाले संकेत देने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, बताइए अब। कि मध्यमान 100 है, प्रमाणित स्टैंडर्ड डेविएशन 20 है, समूह की संख्या कितना है 100 है और कॉन्फिडेंस लेवल 0.01 है। वास्तविक मध्यमान पाए जाने के संकेत देने की दृष्टि से, तो बताइए जनसंख्या का मध्यमान 97 से 107 के बीच में होगा। तो कॉन्फिडेंस, आगे देखिए, सैंपल मीन कितना है 100 है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 20 है, सैंपल साइज कितना है 100 है और कॉन्फिडेंस लेवल 0.01 है। 0.01 लेवल पर कॉन्फिडेंस पर जैसे जेड का वैल्यू कितना होता है 2.58 होता है। 99% कॉन्फिडेंस लेवल पर जेड का वैल्यू याद रखिएगा कितना होता है 2.58 होता है। अब आइए कॉन्फिडेंस इंटरवल, यहाँ तो इंटरवल ही निकालना है ना, कहाँ से कहाँ तक होगा। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं क्या, जैसो कि मध्यमान प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाइड बाई जेड, जो यहाँ पे है जेड जो है सो जेड वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन बाई जो है सो अंडर रूट नमूना का आकार क्या है। और जब इसमें वैल्यू आप डालिएगा, यहाँ पे 100 डाल दीजिए, जेड का वैल्यू 2.58 डालिए और एस डी का वैल्यू जैसे डालिए 20 और नीचा में एन का वैल्यू 100 डालिए। तो इस तरह से आप डालेंगे तो 100 प्लस माइनस
2.58 गुने है। अब हो जाएगा ऊपर में जैसो 20/10 मतलब 2, 100। अब 2.5 दूनी 5 मान लीजिए अप्रॉक्स, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 105 से लेकर के 100 में से 5 घटाएंगे तो 95, 95 से 105 तक का वैल्यू कौन सा है? देखिए ये वाला है ऑप्शन नंबर 4 लगभग में। तो इसका राइट जवाब कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के प्रति प्रशासकों के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करते समय एक शोधकर्ता को अपने शोध संबंध में पूर्व निर्धारण धारणाएं नहीं थी और उसने तब तक साक्षात्कार लेना जारी रखा जब तक कि प्रमुख तथ्य सामने नहीं आए। भाई उसने किसी भी प्रकार का परिकल्पना बनाया ही नहीं और तब तक जारी रखा जब तक कि वो संतोषजनक कुछ जैसे मुख्य बात उसे प्राप्त नहीं हुआ हो। अनुसरण किए जाने वाले शोध प्रतिमान उल्लेख किया है। बताइए किस टाइप का है? तो नृजातीय, आधारभूत, दृश्य या व्यक्ति केंद्रित अध्ययन है। तो यहाँ पे जो है वो देखिए इस टाइप के रिसर्च को हम क्या रखते हैं? आधारभूत सिद्धांत का दृष्टिकोण में रखते हैं। अगला देखिए, शिक्षण विज्ञान की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण समुच्चय को निर्धारण करने के लिए एक शोधकर्ता पाठ्यक्रम सामग्री को 2 समूहों में तुलना करता है। निम्नलिखित में कौन सा कारक त्रुटि के स्रोत के रूप में काम करता है? त्रुटि के स्रोत के रूप में कौन सा कार्य करेगा? जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। त्रुटि के स्रोत के रूप में कार्य कौन सा करेगा? तो देखिए पूर्वाग्रह का अर्थ है कि किसी वस्तु या व्यक्ति को देखने से पूर्व उसके बारे में एक धारणा बनाना। हमारे निजी अनुभवों से भी पूर्वाग्रह बनता है। पूर्वाग्रह रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप पाठ्यचर्या सामग्री का चयन करने समय में अगर पूर्वाग्रह रखते हैं तो पाठ्य सामग्री के प्रति आपका पूर्वाग्रह कारक जो है कहीं न कहीं त्रुटि का स्वरूप ले लेगा और वह कहीं न कहीं समस्या का कारण बनेगा। तो इसलिए त्रुटि को कम करने के लिए आपको पाठ्य सामग्री के चयन के पूर्वाग्रह से क्या होना पड़ेगा? दूर हटना पड़ेगा। इसलिए इसका राइट जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58 देखिए, पहले प्रश्न को समझिए इस बार। किसी समूह विशेष के बच्चों की विशेषताओं को उजागर करने के उद्देश्य से कोई समूह है और उसके बच्चों को क्या कर रहे हैं? विशेषता को उजागर कर रहे हैं। अब बताइए प्राथमिक स्रोत के रूप में विचार किया जा सकता है। पिछले 5 वर्षों में प्रकाशित शोध की समीक्षा। भाई किसी ने शोध समीक्षा दी तो द्वितीय ना हुआ। भाई प्राथमिक शोध किसी भी समूह का क्या कर रहे हैं आप? उसको विशेषता को उजागर करना चाहते हैं और प्राथमिक रूप में, प्राथमिक स्रोत के रूप में, तो ये तो द्वितीयक है। हटाइए। आत्मविमोह से पीड़ित बच्चों को मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को समालोचना करके। सही जवाब। आत्मविमोह से युक्त बालकों वाले समूह के व्यक्तियों से संबंधित अध्ययन का इसका संबंधित व्यक्ति मतलब क्या? वो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, संबंधित व्यक्ति। फिर से देखिए, आत्मविमोह से युक्त बालकों वाले समूह के व्यक्तियों से संबंधित, हाँ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये एकदम सही होगा इसका। और विशेष शिक्षा में संबंधित पुस्तकों की सूची, नहीं ये भी सेकेंडरी मैटर। भाई कोई किसी पुस्तक से क्यों लूँगा मैं? प्राथमिक लेवल पे है तो डायरेक्ट मिलना है ना उसे। प्रत्यक्ष अध्ययन के निष्कर्ष शामिल जो प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं। ऐसे स्रोतों को वास्तविक अनुभव, प्रेक्षण और आंकड़ों का सीधा संग्रह शामिल होता है, जबकि अन्य विकल्प द्वितीय स्रोत का है क्योंकि वे पहले मौजूद जानकारियों की व्याख्या की समीक्षा करता है। तो इसलिए इसका राइट जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 2 सही होते हुए भी वो क्या है? गलत है, क्योंकि वो 2 तो द्वितीयक है ना। अब आइए लास्ट सेकंड प्रश्न देखते हैं। एक अध्यापक स्कूली पाठ्यक्रम में सहभागियों के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार को मापने के लिए एक परीक्षण टेस्ट तैयार करता है। इसके लिए किस प्रकार की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण मानी जाती है? देखिए अध्यापक स्कूली पाठ्यक्रम में सहभागियों के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार को मापने के लिए टिप एक परीक्षण तैयार किया जाता है। इसके लिए किस प्रकार की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण मानी जाती है? आंतरिक समरूपता विश्वसनीयता, द्विविभाजित न समक्ष स्वरूप विश्वसनीयता, अंतर निर्धारक विश्वसनीयता। तो इसका जो है सो क्या होगा जवाब? तो अंतर निर्धारक विश्वसनीयता कहीं ना कहीं ज़्यादा है। देखिए इसका जवाब देखिए, जब कोई परीक्षक व्यवहार को मानता है तो विशेषकर सामाजिक व्यवहार जैसे स्वीकृत व्यवहार तो अक्सर विभिन्न मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जाता है। ऐसे यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि मूल्यांकन एक जैसे निर्णय ले
इसलिए अंतर निर्धारक विश्वसनीयता आवश्यक हो जाता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। 60 नंबर देखिए, गुण आधारित वैज्ञानिक मानदंड और उसका संक्षिप्त वर्णन है। मितव्ययता और अनुभव, शुद्धता और वस्तुनिष्ठ। अब इसके बारे में बताइए। तो मितव्ययता का संबंध एक बार इससे मिलान करते हुए अब एक बार इसको समझिएगा, आपके लिए मैं यहाँ पे लाया हूँ। तो मैं आज इस सेशन को यहीं पे विराम करता हूँ। अभी आज ने इस सेशन में टोटल 30 क्वेश्चनों को आपने पूर्ण विश्लेषण के साथ देख लिया है। फिर मिलते हैं अगले क्लासों में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।